डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पहले तो सॉरी, ये वीडियो कल आना चाहिए था, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड सम टाइम। यस। सो ये थर्ड है इन सीरीज ऑफ थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, जो हम लोग यूजीसी नेट सीरीज में करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो 5 साइकिल हैं, 5 ईयर्स नहीं कहना चाहिए, 5 साइकिल के हर साल 2 साइकिल होते हैं, उसके पेपर्स को थीम वाइज हमने बाइफरकेट किया है। 2 थीम हम लोग पहले देख चुके हैं, WPT और IPT। और आज हम लोग जो बेसिक पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफीज, आइडियोलॉजीज और कॉन्सेप्ट जो कोर है, जो आपको जानना चाहिए, उस पे आज हम लोग करीब 50 क्वेश्चन हैं 5 साइकिल में। तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उस पे हम लोग एज यूजुअल उसकी चर्चा करेंगे, उस पे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को थोड़ी बहुत समझने की भी कोशिश करेंगे कि अन्य एग्जाम में भी और आगे आने वाले साइकिल में आपको हेल्प हो। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले यदि सिलेबस देखें तो ये लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, ये आपको पता है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानने चाहिए। इस पे हमने सब पे वीडियो बनाए हुए हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, पावर कैसे उससे जुड़ता है पॉलिटिक्स से, और सिटीजनशिप जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है वो भी आपको जानना है। एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन में मैंने सभी पढ़ा है एक्सेप्ट जो यहाँ रेड मार्क है, जो इकोलॉगिज्म कह लीजिए, इकोलॉजी से रिलेटेड जो इज्म है, environment ecology, shallow ecology and all kind ecofeminism, and ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नहीं पढ़ाया है लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए। बाकी सारे जो है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और उससे ऊपर की भी आपको जरूरत कोई खास है नहीं, केवल मेमोरी बेस्ड कुछ चीजें जो हम लोग देखेंगे, बुक्स एंड अदर्स। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर। सबसे पहले जून 2020 साइकिल, लेकिन एग्जामिनेशन होती है अक्टूबर 2020 में, और इसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि दिसंबर 2020 और मई या जून 2021 दोनों को मिक्स करके अब होने वाली है, जिसके लिए कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप उन एग्जामिनी में हैं जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपके लिए क्रैश कोर्स जैसी हो सकती है, आपको फायदा होगा। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लक इंक्लूडिंग नेचुरल एबिलिटी शुड बी इररिलेवेंट टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसका मायने क्या है? मतलब ये थॉट कि जो लक है, चाहे वो सोशल लक हो कि आप किस कास्ट में पैदा होते हैं, आपके फादर कितने अमीर हैं, कितने खानदान आपका नोन है, ये सब सोशल लक है। नेचुरल लक है कि आप कितने टॉल हैं, कितने हैंडसम हैं, आपके बाल का कलर कैसा है, आपकी जनरल आपका गर्थ जो है वो कैसा है, ये सब सुंदर हैं, असुंदर हैं, ये सब नेचुरल लक है। तो आप कहाँ पैदा लेते हैं, ये भी एक लक की बात है कि अमेरिका में पैदा लेते हैं या घाना में लेते हैं। तो ये सारे लक जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में बाधा ना बने। यदि इस टाइप का इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट रखने वाले जो थॉट है उसको क्या कहते हैं? एक्चुअली ये बहुत ही इंट्यूटिव क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि शायद ये गलत है, लेकिन सही बात यह है कि इसी को लक इगैलिटेरियनिज्म कहते हैं। जो ये फील करता है कि हर तरह के लक एक्सेप्ट एक लक कह लीजिए, जिसको कि चॉइस या ऑप्शनल लक बोलते हैं, आप जो खुद लाइफ में डिसीजन लेते हैं कि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसको ऑप्शनल चॉइस कह लीजिए या ऑप्शनल लक। और उससे जो आपको नुकसान होता है वो ठीक है, आप उसके लिए जवाबदेह हैं, लेकिन बाकी सारे लक को जो है लक इगैलिटेरियन न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। आप याद कीजिए रोनाल्ड डॉर्किन का जो इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, उसमें वो लक इगैलिटेरियन की थॉट आती है कि सारे लक को जो है वो जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा जो है रिचर्ड आर्नसन, जेराल्ड कोहेन, जिसपे एक क्वेश्चन भी आपको आएगा, जॉन रोएमर, ये सब सब जो है लक इगैलिटेरियन फेमस है। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपको कहीं यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म? पहले तो एनार्किज्म समझिए, उस पर एक एडजेक्टिव और है, इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म। एक समाज भी एनार्किस्ट हो सकता है, एक इंडिविजुअल एनार्किज्म की बात यदि करें। एनार्किज्म का जो सीधा मायने होता है वो ये है कि कोई हिरार्किकल फॉर्मल ऑथोरिटी को एक्सेप्ट ना करना एनार्किज्म है। जो ये फील करता है कि एक इंडिविजुअल के तौर पर, इंडिविजुअलिस्ट चुकी है कि एक इंडिविजुअल इतना मोरली इवॉल्व होता है कि वो खुद अपने को गवर्न कर सके, और वो इस तरह से समाज में बिहेव कर सके कि कोई वो क्राइम करेगा ही नहीं, कोई वो अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा ही नहीं, तो उसको किसी ऑथोरिटी की ही जरूरत नहीं है। इसको इंडिविजुअलिस्ट एनार्किस्ट कहते हैं। अब यदि आप देखेंगे, यहां कह रहा है कि इसमें से कौन सैलिएंट फीचर नहीं है।
नॉट, देखिए कितना बड़ा से दिया है, इसने सही किया है, आपको नॉट होना चाहिए, नहीं तो आप सैलिएंट फीचर देख के टिक मार के आगे निकल जाएंगे। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है नॉट ए सैलिएंट फीचर। प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो जो है ठीक है, वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना चाहेंगे क्योंकि स्टेट का कोई रोल उस पर नहीं होना चाहिए। अल्ट्रा लिबरलिज्म की तरफ भी वो जाएगा कि कोई टैक्स ना लगाए, कोई हमारे ऊपर बंधन ना हो, स्टेट बिल्कुल समझिए मिनिमलिस्ट टाइप का, एकदम मतलब अननेसेसरी इविल टाइप का। एंड सिविल डिसोबीडियंस भी करेंगे, यदि कोई अथॉरिटी है तो उसके कोई भी बात यदि गलत होगी तो उस पर हम आंदोलन करेंगे, ये भी है। लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिसिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिसिज्म का पॉलिटिकल थ्योरी में मतलब ये है कि समाज को एक ऑर्गन की तरह मानना, जो जैसे एरिस्टोटल मानते थे, जैसे हेगल मानते थे, जैसे कंजर्वेटिव थिंकर मानते हैं। और ये मानना कि इंडिविजुअल उस समाज का एक अंग के टाइप का है, समाज एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, जैसे बॉडी है और हर इंडिविजुअल उसका एक बॉडी पार्ट है, लिम्ब है। तो इस टाइप की थॉट यदि आप मानोगे तो कभी आप एनार्किस्ट हो सकते हो क्या? एनार्किस्ट तो इस टाइप की बात मानेगा ही नहीं। वो तो मानेगा कि इंडिविजुअल एकदम ऑटोनोमस है, वो किसी चीज का पार्ट नहीं है, अपने आप में वो जो है फुल ऑर्गेनिज्म खुद है, वो ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म है, वो किसी के अंडर में नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिसिज्म को नहीं मानेगा। यही सही आंसर है। The theory that the earth is best understood as a living entity that acts to maintain its own existence is known as। अब ये थोड़ा मैं इसको डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूं, लेकिन यदि आपने इकोलॉगिज्म पढ़ा है, इसमें है मतलब सिलेबस में, तो आप गैया हाइपोथेसिस को मिस नहीं कर सकते हैं। गैया जो है, गैया अब जैसे भी मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, ये एंशियंट ग्रीक जो है गॉड ऑफ अर्थ है। अब मतलब कि जमीन की देवी, से हम लोग यहाँ धरती माता जैसे बोलते हैं, उसी तरह गैया है। तो गया हाइपोथेसिस ये है कि अर्थ का जो बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, ये सारा जो एस्फेयर है वो मिल के ना एक ऑर्गेनिज्म टाइप का बनता है, जैसे एक ह्यूमन है, और वो सेल्फ सस्टेनिंग है। वो उसमें यदि कोई उथल पुथल आती भी है तो वो निगेटिव फीडबैक लूप से जो है वो अपने को मेंटेन कर लेता है बैलेंस। तो एक तरह का ये जो है सांस लेता हुआ, धड़कता हुआ ये अर्थ और उसकी जो जितनी सिस्टम है वो मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जो कि एक सिस्टम है, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जो अपने को मेंटेन करता है। ये गया हाइपोथेसिस है। तो ये आपको क्वेश्चन इकोलॉगिज्म से है, याद रखिएगा। हेजोमनी रेफर्स टू, अब हेजोमनी जो है ग्रामस्की के हेजोमनी से लिया गया है, मैंने आपको बहुत डिटेल में भी पहले बताया है। तो यहाँ पे आपको मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ जो कि बहुत ऑब्वियस है। अब आप देखिए, ये छोटा स्टेटमेंट, ये छोटा स्टेटमेंट, ये छोटा स्टेटमेंट और ये कितना बड़ा स्टेटमेंट। अब ये तो ना आप मतलब बिल्कुल पढ़े भी नहीं तब भी आप इसको ठीक मार सकते हैं कि यही सही होगा, क्योंकि इतनी कंजूसी की है सेटर ने अपना दिमाग लगाने में ना। तो अब देखिए क्या है, हेजेमनी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ bourgeoisie capitalist class to displace rival views or ideas and become in effect the common sense of the age। इसका मतलब कहने का क्या है कि हेजेमनी या कल्चरल हेजेमनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है। कैसे एक आइडिया को आप कॉमन सेंस बना देते हैं। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि इसका एक एग्जांपल है इंडियन कास्ट सिस्टम। कैसे ब्राह्मणिकल हेजेमनी ने दलित और अनटचेबल को बिल्कुल ये समझा दिया, कॉन्सेंट उससे ले लिया कि तुम गांव के बाहर रहो, तुम हमको टच मत करो, तुम अछूत हो, तुम यदि टच करोगे तुम ही नरक में जाओगे, तुम्हारी यही नियति है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में तुमने कोई पाप किया है, उसके चलते तुमको ऐसा दंड मिला है। इस जन्म में यदि तुमने नहीं इसको माना तो फिर अगले जन्म में तो और कुत्ते बिल्ली बन जाओगे, टाइप का जो भी है। तो ये हेजमनी है। वही हेजमनी को जब वो मार्क्सिस्ट व्यू में लाते हैं तो ब्राह्मण के बदले आप बोर्जोजीज कह लीजिए, और वो अपने आइडियाज को कैसे थोप करके एक ऐसा माहौल बना देते हैं, और वो कैसे इस आइडिया को कॉमन सेंस बनाते हैं जैसे ब्राह्मण ने बनाया, थ्रू लिटरेचर, थ्रू टीवी, मीडिया, पॉपुलर जो मूवी है, न्यूज़पेपर, पॉपुलर जो डिस्कोर्स है, जो बयान हैं, ओपिनियन लीडर हैं, थिंकर हैं, उन सब से एक ही बात को यदि आप बार बार कहलाएंगे तो जितनी मासेज है उसमें वही बात को मान लिया जाएगा कि सत्य है, जबकि सत्य है नहीं, उसको आपने क्रिएट किया है। तो ये हेजेमनी है। Which one of the following is not a theory or model of representation? अब यहाँ पे ये डेमोक्रेसी का क्वेश्चन है आपको,
और यहाँ पे डेमोक्रेसी में आपको पता है कि अभी की जो डेमोक्रेसी है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसको कि हंसते थे रूसो और कहते थे कि इंग्लैंड के लोग सोचते हैं कि वो डेमोक्रेटिक रूल में रह रहे हैं, फ्री है। वो कोई फ्री नहीं है। जिस दिन वो केवल वोट देते हैं उस दिन ही फ्री है, बाकी 5 साल के लिए वो कोई फ्रीडम उनकी नहीं होती है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे एडमंड बुर्क ने भी बहुत सारा काम किया था। उन्होंने कुछ मॉडल निकाले थे, उसमें से एक उनका मॉडल है ट्रस्टीशिप मॉडल। फिर दूसरा उसके अपोजिशन में डेलीगेट मॉडल है रिप्रेजेंटेशन का, और फिर मैंडेट मॉडल है। ये कोई मॉडल नहीं है। तो सही आंसर तो चलिए कंसेंसस है, ट्रस्टीशिप, डेलीगेशन, मैंडेट, ये सब मॉडल रिप्रेजेंटेशन। एक एक लाइन में समझ लीजिए क्या है। ट्रस्टीशिप मॉडल ये कहता है, जो एडमंड बुर्क का मॉडल है, कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे आपके एमपी हैं या एमएलए हैं, वो मेयर आपका डेलीगेट नहीं है, आपके वो सीधे आपके बात को पहुंचाने वाले नहीं है, कोई आपके वाहक या दूत नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट थॉट रखने वाले, पूरे कंट्री के बारे में सोचने वाले एक ट्रस्टी हैं आपके आपके मतलब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला एक ट्रस्टी, जो ऑटोनोमसली एक्ट करेगा पार्लियामेंट में और पूरे कंट्री के लिए सोचेगा। ये ट्रस्टीशिप मॉडल है, जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन को बहुत ऑटोनॉमी मिलती है। डेलीगेशन मॉडल तो उल्टा है, आप डेलीगेट हो, आप दूत हो, बस आप वाहक हो, जो आपका कंस्टिट्यूंसी कहता है बस वही करना होगा। बहुत लिमिटेड पावर है, मेन पावर पीपुल के पास में है। और मैंडेट जो है वो तो जैसे कि अभी के डेमोक्रेसी में मैंडेट होता है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को एक पार्टी का मैंडेट है। आपको हमने चुना ही नहीं है, आप बीजेपी के पार्टी हो, आपको इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो लिखा था उस बेसिस पे हमने ठप्पा लगाया एक पर्टिकुलर सिंबल पे। आपको हम नहीं जानते, आप अपने पार्टी का जो है मैंडेट, आप अपने पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो गाइडलाइन है, जो आइडियोलॉजी, उसको पूरा करो, बस मैं ये चाहता हूं आपसे। ये मैंडेट है, तो ये बहुत लिमिटेड कर देता है। तो ये तीनों मॉडल समझ लीजिए, ये भी आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड द मार्केट, दो को मिला दीजिए, लिबरल डेमोक्रेसी एंड मार्केट, तो क्या हो जाएगा, वो एक तरह का सोशल डेमोक्रेसी हो जाती है। हैड ड्रॉन ए फिनिशिंग लाइन इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, जिसको बोलते हैं फ्री मार्केट कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी, यही तो नियो लिबरलिज्म है जो अभी पूरी दुनिया में राज कर रहा है। मैंने सोशल डेमोक्रेसी बोला, वो उसका दूसरा पार्ट है, अभी यहाँ इसको नियो लिबरल मानिए जो है भी। तो ये बात कि लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म जो है, ये सोशल एंड पॉलिटिकल एरिना में ये अल्टीमेट है, मतलब अब इससे ऊपर ह्यूमन का कोई थॉट प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। ये आपको पता है मैं कहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, फ्रांसिस फुकुआमा, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इन्होंने लिखा था। अब यहाँ पे आप दूसरे को भी याद कर लीजिए, सैमुअल हटिंगटन, इन्होंने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब अगली वॉर जो है नेशन स्टेट के बीच में नहीं होके कल्चर या सिविलाइजेशनल वॉर होगी। फिर बेंजामिन बार्बर को आप थोड़ा कम जानते होंगे, ये एक ऑथर थे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जैसे जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, याद कर लीजिए कहीं आपको आ जाए। और अलेक्जेंडर वेंट जो हैं, ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल है इंटरनेशनल रिलेशन के, उसके एक तरह से फादर या फाउंडर है, जिसको सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए की फिगर ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए मैं इसमें नहीं, आपको पता है कि जो कंजर्वेटिज्म यदि आप देखिए तो हैक, बुर्क और ऑक्सफोर्ड को लेंगे, टीएच ग्रीन को हम नहीं, वो मोरल इथिकल थिंकर हैं। लिबरलिज्म और मतलब इंडिविजुअलिज्म और सोसाइटल कॉमन गुड का एक अजीब सा मिश्रण, एक मोरल वे में, ये टीएच ग्रीन को आप कह सकते हैं, ये कंजर्वेटिव नहीं कह सकते। देन यहाँ ये क्वेश्चन पे आइए, ये रिपीटेड, इससे ज्यादा टाइम नहीं देते। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जेराल्ड कोहेन्स थॉट ऑन द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब एक पर्टिकुलर थिंकर के थ्योरी ऑफ सोशलिज्म पर कितना आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में ऐसे जेराल्ड कोहेन तो है नहीं। वैसे जेराल्ड कोहेन जो है एनालिटिकल मार्क्सिज्म के एक तरह से पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। एनालिटिकल मार्क्सिज्म क्या है कि मार्क्सिज्म को डिफरेंट तरीके से एनालाइज करना, लिंग्विस्टिक रूप में एनालाइज करना, लॉजिकली एनालाइज करना, पॉजिटिविज्म के रूप में एनालाइज करना, और फिर उससे निकालना, उसके अंदर घुस करके उस टेक्स्ट का मीनिंग निकालना। उन्होंने जो बुक लिखा है कोहेन ने, कार्ल मार्क्स एंड थ्योरी ऑफ हिस्ट्री एंड डिफेंस, जरूर याद रखिए इसको। सेल्फ ओनरशिप, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ये भी याद रखिए। और हिस्ट्री, लेबर एंड फ्रीडम। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ इनकी थॉट जाती है। ये सेल्फ ओनरशिप जो है वो वहां चोट करते हैं, जो लॉक ने जो कहा था ना कि हम अपने बॉडी को ओन करते हैं, हम सेल्फ ओनर हैं, और बॉडी के थ्रू यदि
कोई लेबर करके नेचुरल प्रॉपर्टी पे काम करते हैं तो वो भी हमारा सेल्फ ओनरशिप के अंदर आ जाता है, मतलब वो भी हमारा बॉडी का पार्ट बन जाता है। उसको वो नकारते हैं, वो फ्रीडम को भी नकारते हैं जो लिबरल फ्रीडम है, और लिबरल इक्वलिटी पे भी चोट करते हैं। उनका कहना है लिबरलिज्म शैम है, कोई इक्वलिटी नहीं है। तो मार्क्सिस्ट तो कहेंगे ही। तो अब इसमें से देखिए, इतना जानने के बाद थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ मैल डिस्ट्रीब्यूशन, मैल मतलब बुरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम अंडर कैपिटलिज्म। तो आप पता है कैपिटलिज्म की बुराई करेंगे, इसमें कहेंगे कि फ्रीडम कुछ मतलब इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम नहीं है, कुछ लोगों को फ्रीडम है, कुछ लोग जो है बाउंडेज में है। तो ये तो आपको सही लगेगा। जेन्यून फ्रेटर्निटी प्रोमलगेटेड बाय लिबरल इगैलिटेरियनिज्म। अब कॉमन सेंस से सोचिए कि एक मार्क्सिस्ट जो है लिबरल इगैलिटेरियनिज्म की कोई बड़ाई करेगा क्या कि उसमें जेन्यून फ्रेटर्निटी है? तो ये इसका नहीं होगा। डीप इन इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर ऑफ जॉन रॉल्स थ्योरी। अब आप देखिए कि जॉन रॉल के जस्टिस को कोई यदि बुराई कर रहा है तो क्या वो कभी ये बोलेगा क्या? ये दोनों बात एक साथ तो हो नहीं सकती है, कॉमन सेंस से समझिए। इसका मतलब है कि ये सही इसलिए होगा कि ये मार्क्सिस्ट हैं, तो रॉल के थ्योरी की बुराई करेंगे। और मार्केट सोशलिज्म ला सकते हैं क्योंकि एक तरह से ये लिबरल वर्ल्ड के मार्क्सिस्ट हैं, मतलब अमेरिका और कनाडा के, बेसिकली कनाडा के थे, तो इसलिए मार्केट सोशलिज्म जो है हो सकती है। तो इसमें सही क्या है जो नहीं हो सकती है? वो जेन्यून फ्रेटर्निटी प्रोमलगेटेड बाय लिबरल इगैलिटेरियनिज्म, मतलब ये बड़ाई तो कर नहीं सकते लिबरल इगैलिटेरियनिज्म की। इसके अलावा जो एनालिटिकल मार्क्सिस्ट जो थिंकर हैं वो जॉन इल्स्टर को याद करिए, और इकोनॉमिस्ट जॉन रोयमर को भी याद कीजिए। आपको कभी आ सकता है कि इसमें से कौन जो है एनालिटिकल मार्क्सिज्म के नहीं सपोर्टर हैं, तो इसमें सपोर्टर में कोहेन, इल्स्टर एंड रोयमर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट मॉडर्न थिंकर? ये भी हम लोग कर चुके हैं शायद पहले कभी। आपको पता है लॉयटार्ड पोस्ट मॉडर्न है, फोको तो हैं ही, मार्क्यूस जो हैं पोस्ट मॉडर्न। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो गई क्योंकि मार्क्स, हर्बर्ट मार्क्स जो हैं ये क्रिटिकल थिंकर हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल के। इनको हम लोग पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं मानते हैं। बेसिकली इसको आप नियो मार्क्सिस्ट कह सकते हैं। ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो मार्क्सिज्म की भी थोड़ी बहुत बुराई करता है, लेकिन है वो नियो मार्क्सिस्ट। और वो लिबरलिज्म की तो बहुत जोरदार बुराई करते हैं। वो थर्ड ग्राउंड लेते हैं, वो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, इसलिए यही है। जो रिकॉर्ड रॉटी भी जो है पोस्ट मॉडर्न है। तो ये तीनों पोस्ट मॉडर्न है। हर्बर्ट मार्क्यूस जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल से हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं है। अब यहाँ पे आप मैच कीजिए। मैं जैसे कि मुझे भी पता केवल एक ही है, मैं रियली बताता हूँ। स्पेक्टर और मार्क्स जो है ये जैकस दरिडा ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा भी आपको बारे में बताऊंगा। अब मैंने ये देखा कि मुझे केवल एक ही पता है, तब भी मेरा काम चल गया। सी का जो है वो 1 है और सी का 1 एक ही में है। अब हमको दूसरा जानने की जरूरत ही नहीं है, आप मैच कर लीजिएगा। वैसे भी सब इतना ऑकवर्ड है कि मुझे याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अब स्पेक्टर ऑफ मार्क्स जो जैक्स दरिदा ने लिखा है वो क्या है? पहले समझिए जैक्स दरिदा जो है कौन थे। ये डीकंस्ट्रक्टिविस्ट थे। डीकंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है? वन ऑफ द पोस्ट मॉडर्निस्ट, जो कि लैंग्वेज को ऐसे तोड़ देते हैं, इतना ज्यादा उसके अंदर घुसते हैं, तब जाके उसके मीनिंग को निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब वर्ड अपने आप में उनके लिए कोई मीनिंग नहीं रहता है। वो साइट ऑफ कंटेस्टेशन है, साइट ऑफ डिस्प्यूट है। उसके अंदर में बहुत बड़ी बड़ी बातें छिपी हुई है। यदि आप जाके डिकंस्ट्रक्ट करोगे, मतलब उसका ऑपरेशन करोगे, पोस्टमार्टम करोगे, उस वर्ड का चीर फाड़ करोगे, तब आपको उसमें रियल मीनिंग दिखेगा। तो ये जैकस डरिडा का काम था। उन्होंने स्पेक्टर ऑफ मार्क्स लिखा। स्पेक्टर का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? कि कोई ऐसी बैड ओमेन, मतलब कोई बुरा होने वाला है, ऐसी आपको जब आशंका हो, मतलब दुःस्वप्न टाइप का हो, तो उसको स्पेक्टर बोलते हैं। और ये जो है मार्क्स के शायद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था ये लाइन पहला ही, कि ए स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म इज फॉलिंग ऑन यूरोप एंड लाइक दैट। मतलब कि यूरोप में के लोग एकदम बड़े भयभीत हो रहे हैं कि कम्युनिज्म यहाँ आ जाएगा, और वो आएगा ही, ऐसा मार्क्स का कहना था। उसको वो स्पेक्टर टाइप से लेते हैं। जैक्स दरिदा ये बुक तब लिखते हैं जबकि कम्युनिज्म खत्म हो चुका है, मतलब एक तरह से ढह गया है यूएसएसआर 90s में। लेकिन वो कहते हैं कि स्पेक्टर जो मार्क्स का है वो खत्म नहीं होने वाला। मार्क्स जो है वो हमेशा व्याप्त है, और वो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो इतना रिलेवेंट है। मार्क्सिज्म जो है वो एज ए आइडिया और ज्यादा रिलेवेंट हो गया है खत्म होने के बाद यूएसएसआर और कम्युनिस्ट ब्लॉक का। ये कहना था जैक्स दरिदा का, क्योंकि उसमें जो कैपिटलिज्म की बुराई लिखी गई है या चैलेंज लिखी गई है वो शाश्वत है, वो इटर्नल है, और वो इतना रिलेवेंट है कि वो और ज्यादा अब होगा, क्योंकि कैपिटलिज्म को रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए उसकी जो
क्राइसिस है, उसकी जो बुराई है वो और ज्यादा उभर के पोस्ट यूएसएसआर वर्ल्ड में आएगी। ये इस बुक में स्पेक्टर ऑफ मार्क्स में डेरिडा का कहना था। ये डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मेरी तरह यदि आपको एक पता है तब भी हो जाएगा, तो ये इजी आपके लिए हो जाएगा। Which of the following characteristics characterize shallow or reformist ecology? अब ये इकोलॉजिज्म जो आपको थ्योरी में, इसका दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, एक और क्वेश्चन आएगा, तो 3 क्वेश्चन आपको करीब 50 में से इकोलॉजी पे हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये जो रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी है, ये कैपिटलिस्ट इकोलॉजी है। जो ये सबसे अच्छा ये है कि इट कंसीडर डैमेजेज टू इन्वायरमेंट एज एन एक्सटर्नलिटी और सोशल कॉस्ट। ये कहते हैं भाई देखो, डेवलपमेंट करोगे, कार चलाओगे तो फॉसिल फ्यूल जलेगा, एसी चलाओगे तो इन्वायरमेंट में थोड़ा पॉल्यूशन तो होगा। तो जब भी कोई मजा वाला काम करोगे कैपिटलिज्म का, तो उसका सोशल कॉस्ट जो है आपको इकोलॉजी को थोड़ा बहुत डैमेज करके देना होगा। ये सही है। इसके अलावा ये कहते हैं कि चलो रिकंसाइल करते हैं इकोलॉजी को कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी से, मतलब दोनों को हैंड इन हैंड, थोड़ा सा रक्षा भी करो, साइंटिफिक वे में कुछ न्यू मतलब टाइप ऑफ एनर्जी डेवलप करो जो गंदा न फैलाए, फॉसिल फ्यूल को कैसे रिप्लेस करें, इन सब का टेक्नोलॉजी से ही उसका हेल्प करो, और डेवलपमेंट भी करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। इट रिकॉग्नाइजेज लिमिट टू ग्रोथ। ये जो है ये भी मानता है कि हाँ, मतलब कि ग्रोथ का भी एक लिमिट तो है ही ना, ऐसा तो है नहीं कि ऐसा नहीं है। लेकिन अब यहां देखिए, इट रिजेक्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, इम्बेरेसिंग इकोसेंट्रिज्म। कभी ऐसा नहीं होगा। इकोसेंट्रिज्म जो है वो शैलो इकोलॉजी नहीं होगी, वो डीप इकोलॉजी हो जाएगी, जब आपका इकोलॉजी ही सब कुछ है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या है कि आप ह्यूमन को सेंटर में रख के जब इकोलॉजी की चर्चा करते हो तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म होता है, और ये शैलो इकोलॉजी वही काम करता है। इसके लिए नेचर से भी बड़ा इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट है, एक ह्यूमन है, एंथ्रो है, तो इसीलिए ये गलत है। तो अब यदि ये गलत है तो इसमें से कौन कौन सही हो जाएगा? ए बी डी सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको पता है, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही, एक स्टेटमेंट सही, दूसरा मतलब दोनों स्टेटमेंट सही, दोनों स्टेटमेंट गलत। ये तो 2 हो गया, एक सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत। ये जो 2 और अदर ऑप्शन होते हैं, इजी होता है, रीजन एजर्सन से एटलीस्ट इजी है। स्टेटमेंट 1 क्या है? सोशल डेमोक्रेसी कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म टू रिकंसाइल फ्रीडम एंड इक्वलिटी। एकदम ये बिल्कुल सही है। सोशल डेमोक्रेसी यही काम ही करता है कि ये लिबरलिज्म और सोशलिज्म को कंबाइन करता है, जहां इक्वलिटी जो है वो सोशलिज्म का कोर थॉट है, लिबरलिज्म जो है वो फ्रीडम और लिबरलिज्म से जुड़ता है। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं सोशल डेमोक्रेसी बनती है, जो इंडिया ने भी अपनाया आजादी के बाद। सेकंड स्टेटमेंट है, द सोशल डेमोक्रेटिक रेजिम यूज द सिस्टम ऑफ नियो कॉर्पोरेटिज्म वेयर इन पॉलिसी मेकिंग इन्वॉल्व्स द स्टेट, लेबर एंड बिजनेसेस। ये भी सही है। अब आपको नियो कॉर्पोरेटिज्म नहीं पता हो शायद, तो आप जान लीजिए क्या है कॉर्पोरेटिज्म, पहले समझिए क्या है। इसका कॉरपोरेशन से कोई नाता नहीं, मत समझिएगा कोई कंपनी और कॉरपोरेशन से नाता है। इसका मतलब यह है कि समाज में डिफरेंट डिफरेंट जो काम करने वाले जो ग्रुप हैं, प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, देन कारपेंटर, एंड मान लीजिए गोल्ड स्मिथ, इन सब गिल्ड समझ लीजिए, उसको कॉर्पोरेट कहते हैं। वो सब में पावर यदि डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो भी पॉलिसी मेकिंग में उनका रोल हो। गवर्नमेंट जो है कोई पॉलिसी मान लीजिए बनाती है कोई किसान के लिए, तो जो किसानों का जो एक यूनियन है उसको बुला के पॉलिसी मेकिंग में बात करती है। लेबर के बारे में कोई लॉ बुलाती है तो अपने से नहीं करती है। ये नहीं कि सारे सभी लेजिस्लेशन मिले और बस कर दिया, लेबर यूनियन को पता भी नहीं है क्या पॉलिसी बन रहा है, ऐसा नहीं। कॉर्पोरेटिज्म में पावर एक तरह का पॉलियार्ची जैसा है, लेकिन इंस्टीड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जो रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के ग्रुप को, उनमें पावर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉलिसी मेकिंग में उनको बुलाया जाता है। तो स्टेट, लेबर, बिजनेसेस, ये सारे जो है मिल करके पॉलिसी जब बनाते हैं तो इसको कॉर्पोरेटिज्म कहते हैं। उसी का नया फॉर्म जो है नियो कॉर्पोरेटिज्म है। ये भी एक तरह का जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक रेजिम का एक फीचर है। तो इसीलिए इसको आप कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ नियो कॉर्पोरेटिज्म। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो है वो रीडिंग कंप्रीहेंशन है। मैंने इसलिए लिया है कि आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप इसको पढ़ लीजिए, मैं थोड़ी देर तक इसको जस्ट छोड़ दे रहा हूं, आप इसको गौर से पढ़ लीजिए या रोक करके पढ़ लीजिएगा। और जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है वो मैंने बाद में किया है, उन्हीं उन्हीं पोर्शन से क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है, जो मैं टिप्स बताता हूं ऑलवेज,
कि पहली बार इसको जल्दी जल्दी पढ़िए, मतलब जैसे ये इतना लंबा है तो इसको 1 मिनट से अधिक आपको टाइम नहीं लगना है, पूरा पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चन पे जाइए एक एक पे और याद कीजिए करे ये तो वो थर्ड लाइन में था, और फिर लौट के आइए और उसको गौर से पढ़िए, उस समय में गौर से पढ़िए, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम, पहली बार नहीं। तो इसको हमने हड़बड़ी में पढ़ लिया, अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन पे अभी जैसे आपने देखा कि ट्रस्टीशिप मॉडल, डेलीगेट मॉडल, मैंडेट मॉडल, उसी पर ये लिखा गया है कि लिबरल डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन के क्या मायने हैं और कैसे पब्लिक जो है निराश हताश भी होती है, और ग्रीक के टाइम में रिप्रेजेंटेशन के क्या मायने थे, ये सब सारी बातें इस पे लिखी हुई हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द फिनोमेना ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको बैक तो जा नहीं सकता, अगर पढ़ा सकता हूं तो आप क्या कीजिएगा कि सामने क्वेश्चन पेपर रख लीजिए और फिर इसको देखिए, क्वेश्चन में आपको दिखेगा, तो वहां पे आपको ये लाइन जो है ना, ये आपको दिखेगी कि ग्रेट होप्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन। ये मतलब कि यही रहता है बेसिकली, जब आप इलेक्शन होती है तो कितना लोग खुश होते हैं, उनको लगता है कि हमारे हाथ में पावर है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारी तकदीर बदल देगा, ग्रेट होप होता है, बाद में सभी निराश होते हैं। ये उसमें लाइन लिखा हुआ है, बहुत आसान है, आपको यही लाइन ही लिखी हुई है कि व्हाट इज द फिनोमेना रिफ्लेक्टेड इन द रिप्रेजेंटेशन फिनोमेना, जो व्हाट इज द ऑब्वियस आउटकम ऑफ एन इलेक्शन, ये भी उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन के बाद जो है ये सब नहीं होता है, कैरियर ऑफ ए लीडर कोई मतलब नहीं है, मिनिस्ट्रियल बर्थ और पॉलिटिशियन थोड़ी जरूरी है कि हर रिप्रेजेंटेशन मिनिस्टर बन जाएगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ बडिंग इंटरव्यू सब कुछ नहीं है, ऑफिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनता है, मतलब जैसे ही आपका इलेक्शन होता है इंडिया में भी, तो क्या होता है, एक एमएलए एमपी उसका एक ऑफिस बन जाता है। अमेरिका से ये लिया गया है, अमेरिका में तो बिल्कुल ऑफिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बड़ा सा लिखा रहता है, ऑफिस ऑफ द कांग्रेस। यहाँ पे तो ठीक है, उसका घर पे ही ऑफिस बन जाती है, लेकिन वहां पे उसके कंस्टिट्यूंसी के लोग जाते हैं, पॉलिसी मेकर जाते हैं, तो ऑफिस ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव का बर्थ होता है आफ्टर इलेक्शन, ये भी लिखा हुआ है उसमें। एथेनियन एंड एरिस्टोटेलियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसीज मीन, ये भी उसमें लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन ही सब है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द डेलिबरेटिव पावर ऑफ सिटीजन, मतलब ये है कि सिटीजन जब डेलिब्रेट करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में भाग लेते हैं, तो वही डेमोक्रेसी है, जब सिटीजन को ये पावर होता है कि वो रूल भी कर सकें और रूल्ड भी हो सकें, मतलब उनको पॉलिटिकल ऑफिस में भी आने का उतना ही हक है जितना कि उनको बीइंग रूल्ड उनकी मतलब ऑब्लिगेशन है। तो ये मतलब सिटीजन का का रोल होता है डेमोक्रेसी में, पार्टिसिपेटिव डेलिब्रेटिव, यही एथेनियन मानते थे, इसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। व्हाट टेक्स प्लेस अबव द हेड एंड बिहाइंड द बैक ऑफ पीपल, यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये कहता है कि पीपल बेचारे तो एक बार अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके वो खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे कितनी गेम खेली जाती है, और जो डिसीजन लिए जाते हैं पार्लियामेंट में वो कितना कंप्रोमाइज होता है, और वो कितना डिफरेंट होता है जो वो प्रॉमिस करते हैं, तो वो पीपल के पीछे ये सब गेम होता है। तो मतलब एक तरह से लेजिस्लेटिव कंप्रोमाइजेज जो होते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, वो उनके पीछे पीठ के पीछे खेला जाता है, ये भी कहा गया है। व्हाई कुड हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फेल्ट प्राउड ऑफ व्हाट दे अकम्पलिश्ड, लेकिन कहता है इन सब कमियों के बावजूद भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बहुत ही एक प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव एरिना में ऐसे डिसीजन लिए जो कि कंप्रोमाइज पे बेस्ड है, मतलब कि वो उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी पार्टी लाइन को छोड़ा, दूसरे भी पार्टीजन बात मानी, और सबको मिला जुला, कंप्रोमाइज क्या होता है, मतलब सबकी बात को सुना गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे मेड द डिसीजन दैट लेड टू द कंप्रोमाइज, या कंसेंसस कह लीजिए। तो ये सब जो है उसमें, वो लाइन ना मैंने अंडरलाइन कर दिया, उसमें पूरी ये इतना आसान है कि आप इसमें से 100% से नीचे कुछ भी नहीं ला सकते हैं, मेरा ये कहना है। यदि आप मेरे बात को मानेंगे, मतलब पहले गौर से 1 मिनट में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लौट के एक एक क्वेश्चन में जाएंगे, उस लाइन को खोजेंगे, पैराफ्रेज्ड होगा या लगभग वही लाइन होगा, और फिर यहाँ पे टिक मारेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड साइकिल, जो दिसंबर 2019 साइकिल। आपने देखा होगा कि जून 2020 साइकिल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा, मे बी शायद 20 के आसपास, और आगे जो है क्वेश्चन बहुत कम हो जाते हैं। इससे क्या आपको एक लेसन मिलती है, टिप्स मिलती है कि पॉलिटिकल थ्योरी या कॉन्सेप्ट अब ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, और कम क्वेश्चन होने चाहिए फैक्चुअल, जिसको इंडियन पॉलिटी बोलते हैं, टिट्स बिट्स, ट्रिविया, इंटरनेशनल रिलेशन के जो एग्रीमेंट एंड ट्रिविया, ये सब गलत क्वेश्चन है, वैसे कम होने चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2019 साइकिल का तीसरा क्वेश्चन इकोलॉगिज्म पे है। वंदना शिवा
किस फील्ड में जानी जाती है। तो ये इतनी बार आपने पीजी टेस्ट के दौरान, यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपने देखा होगा इको फेमिनिस्ट हैं, तो सारे इको फेमिनिस्ट का नाम आप जान लीजिए, उनकी किताब भी वंदना शिवा का देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम वॉज नॉट मेंशन बाय रूजवेल्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट मैंने इसलिए दिया है कि रूजवेल्ट ने एक भाषण दिया था जिसको स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कहते हैं, लेकिन उसको नाम दिया गया स्पेसिफिक फॉर फ्रीडम स्पीच, जो 1941 में उन्होंने दिया था। इसके पहले जबकि अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू में कूदा था, उसके पहले, तभी तक वो वर्ल्ड वॉर टू में नहीं था। इसके कुछ ही महीने बाद जो है पर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक कर दिया और अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर टू में कूद पड़ा। लेकिन तब तक अमेरिका जो है एक तरह से मन बना चुका था वर्ल्ड वॉर टू में जाने का। जो इंग्लैंड के जो विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने इतनी बार विजिट की थी अमेरिका की, और पूरे अमेरिका में घूम घूम के उन्होंने अमेरिका की जो पॉलिसी थी आइसोलेशन की, उसको हटाने में बहुत बड़ा काम किया था। उनका कहना था कि अमेरिका एक मूक दर्शक नहीं रह सकता है, जबकि हिटलर और मुसोलिनी और फासिस्ट ताकतें जो है फ्रीडम और लिबरलिज्म को पूरी दुनिया में कुचल रहे हैं। अमेरिका जो है इतना बड़ा लंबरदार है फ्रीडम और लिबरलिज्म का, वो कैसे चुप रह सकता है। तो उसी के बैकग्राउंड में उन्होंने ये फोर फ्रीडम स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें रक्षा करनी होगी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम वांट। ये इतना आगे की बात थी, ये बाद में ह्यूमन सिक्योरिटी के फॉर्म में बन के आया, फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम फियर, मतलब ह्यूमन कैसे सिक्योर रहेगा, जो 1994 में जाकर के ये बात फिर से आई, और आज ह्यूमन सिक्योरिटी का ये कोर है फ्रीडम फ्रॉम वांट, मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम कह लीजिए। तो ये जो चार फ्रीडम का जो स्पीच जो था उसमें, अब आप देख सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच था, वर्शिप था, फियर था, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, यही इसमें सही है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है कि आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट प्रोपाउंडर ऑफ प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप वाज। अब ये भी क्वेश्चन मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में देता हूं। मैं डिफिकल्ट इसलिए मानता हूं कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया सिटीजनशिप, लेकिन यदि आप सिटीजनशिप आपने पढ़ा है तो प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप आप मिस नहीं कर सकते हैं। ये बी एस टर्नर ने दिया है। उन्होंने ये भी लिखा था आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप इन डायमेंशंस ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, सिटीजनशिप, कम्युनिटी। तो आप देख सकते हैं कि प्लूरिस्ट थिंकर थे। इन्होंने मार्शल का जो एक तरह का सिटीजनशिप एज स्टेटस था, मार्शल सबसे बड़े सिटीजनशिप के एक प्रोपाउंडर हैं, उनकी थ्योरी को इन्होंने काटा था प्लूरलिस्ट एंगल से। प्लूरलिस्ट मतलब आपको पता है क्या है, जिसमें कि पावर जो है मल्टीपल ग्रुप एसोसिएशन में डिवाइडेड होती है। स्टेट इज कंसिडर्ड वन ऑफ दोज एसोसिएशन, सारे पावर स्टेट में ही निहित नहीं होते हैं। इसको एक तरह से आप पॉलीआर्ची कह सकते हैं। तो बी एस टर्नर जो है, उन्होंने प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप दिया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। अब ये जो है, ये बुक बहुत ही सेमिनल बुक है, आपको इस बुक के बारे में जानना चाहिए। इसको लिखा कौन है ये तो बाद की बात है। ये बुक अभी इतना रेलिवेंट है इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी। ये इस पे चर्चा करता है। इसको लिखने वाले एरिक फ्रॉम हैं। एरिक फ्रॉम जो हैं वो एक फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो क्रिटिकल थिंकर है। आपने देखा है कि उसमें मार्क्यूस भी हैं, हैबरमैस भी हैं, फ्रॉम भी हैं, हॉकहेमर हैं, बहुत सारे और आप उसका नाम रट सकते हैं, मैंने कई जगह दिया है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो 10 थिंकर हैं उसका नाम याद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा। वो लोग, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो नियो मार्क्सिस्ट कहे जा सकते हैं। वो वैसे मार्क्सिज्म की भी बुराई करते हैं और वो लिबरलिज्म के भी बहुत क्रिटिकल हैं। तो दोनों के जो क्रिटिकल हैं वो एरिक फॉर्म उसको आते हैं। फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी में है, एक बहुत बड़ा शहर, उसके फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थिंकर्स हैं। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम ये जानने की कोशिश करता है अभी के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे कंट्री में लोग जो है ऑथोरिटेरियन रिजीम चाहते हैं। क्यों लोग जो है हिटलर टाइप का डेमोक्रेटिक रूल में भी शासक चाहता है। क्यों स्ट्रॉन्ग मैन को लोग चाहते हैं कि वो शासन करें। क्यों चाहते हैं कि भले उनकी लिबर्टी कुचली जाए, उनकी प्राइवेसी थोड़ी बहुत हार्म हो जाए, उनका लिबर्टी रोड पे चलने का रूल बन जाए, बहुत सारे और उसमें लग जाएं कि ये साइट मत देखो, इस टाइप का खाना मत खाओ, लेकिन फिर भी लोग जो हैं क्यों इतने चार्म्ड होते हैं ऐसे ऑथोरिटेरियन और या एब्सोल्यूट रेजिम के, इवन डेमोक्रेसी में। ये इस पे फ्रॉम ने विचार किया है। उनका कहना है कि एक अजीब सी टेंडेंसी हम सबों में होती है, जहां पे कि यदि हमको बहुत फ्रीडम दे दिया जाए, जहां सरकार कोई हम पे बंदिश ना लगाए, तो हम एनोमी का फीलिंग करते हैं। हमको लगता है हमको कोई पूछने वाला ही नहीं है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे। ये मास सोसाइटी कहते हैं एरिक फॉर्म, जहां पे कि हमारा कोई बंदिश ही नहीं है। जो सोसाइटी पहले था इंडिया का, याद कीजिए, वो सोसाइटी था रूल, रेगुलेशन, ऑब्लिगेशन, राइट से बंधा हुआ। हमको पता था कि हमारे समाज में क्या स्थान है, हमको
क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे बिहेव करना है, ये सारा कुछ पता था। हमारी जवाबदेही ऊपर कास्ट वालों के लिए क्या है, नीचे कास्ट वाले पीयर्स के साथ क्या है। तो वैसे में बड़ा आदमी को सिक्योर फील होता है। वो बंधन है, वो लिबर्टी नहीं है, लेकिन आदमी बड़ा सिक्योर फील करता है। जैसे ही आप मुक्त हो जाते हो, शहर आ जाते हो, ना कोई आपका कास्ट का बंधन है, ना कोई सोशल ऑब्लिगेशन है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपको जानने वाला नहीं है, तो आप बड़े अजीब से फील करते हो। तब आपको फील होता है नो, हमारा सरकार हमको पूछे, हम पे नजर रखे, हमको बांधे और एकदम स्ट्रांग मैन की तरह बिहेव करे, वही बेहतर है। तो हमको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होगा कि हम एक समाज के पार्ट हैं। ये अजीब सी एक अंतर्द्वंद है, डायलेक्टिज्म है कि हम स्केप करना चाहते हैं फ्रीडम से। फ्रीडम हमको अच्छा नहीं लगता, हम बंधन में रहना चाहते हैं, मतलब आजाद नहीं होना चाहते हैं। ये एरिक फ्रोम का इस बुक में कहना है। आप सोच लीजिए कितनी पाथ ब्रेकिंग टाइप की बात उन्होंने कही है, ये एरिक फ्रोम ने कहा। अब इसको अब कभी आप भूल नहीं सकते हैं, इसके फ्रॉम फ्रीडम को, एरिक फ्रोम का। फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सॉफ्ट लॉ। देखिए लॉ जो है दो टाइप का हो सकता है, हार्ड लॉ, सॉफ्ट लॉ। ये इस राइट्स के बारे में है, मतलब कुछ ऐसे राइट्स जिसको राइट एज ट्रम्प बोलते हैं। ट्रम्प मतलब ट्रम्प का कार्ड होता है ना, जो डॉर्किन ने कहा, ऐसे राइट जैसे कि राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू प्राइवेसी, ये सब हार्ड लॉ है। मतलब आपको मानना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, नहीं तो कानूनी रूप से आप पे जो है दावा ठोका जा सकता है। लेकिन राइट टू डेवलपमेंट उस टाइप की राइट नहीं है जिसके लिए आप हार्ड लॉ बनाए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि राइट टू डेवलपमेंट यदि नहीं मिलेगा तो आपको हम केस ठोक देंगे। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसा है, जैसे डीपीएसपी है ना, तो आप समझ लीजिए जैसे फंडामेंटल राइट जो है वो हार्ड लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डीपीएसपी जो है सॉफ्ट लॉ है। तो राइट टू डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन का एक रिजोल्यूशन है जनरल असेंबली का, तो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन सॉफ्ट लॉ है, और जो उसके यूएनएससी के रिजोल्यूशन है जो बाइंडिंग होते हैं लोगों पे लीगली, वो हार्ड लॉ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट। देखिए अब बता दिया कि दो ही करेक्ट है भाई, तो दो यदि आपने गलत खोज लिया तो आपका काम बन गया। अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे। अब देखिए अगस्त कॉम्टे नाम आते ही आपको जो है पॉजिटिविज्म का आपको ध्यान आना चाहिए। आपको जो है ये भी ध्यान आना चाहिए कि ये पॉजिटिविज्म के जनक भी हैं। इसके अलावा ये सोशलिज्म वर्ड भी उन्होंने कॉइन किया है, सॉरी सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी के पिता भी हैं ये। तो अगस्त कॉम्टे, द प्रिंसिपल मेथड आर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन। तो ये तो पॉजिटिविज्म यही तो है ही, तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन। अकॉर्डिंग टू ये सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्लंटसिल, द ट्रू मेथड आर फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल। मुझे नहीं पता, मान लीजिए मैं इस पे अभी डाउट लगा रहा हूँ। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरी फ्यू थिंकर्स आर प्रैग्मेटिक एंड इंडक्टिव मेथड्स यूज इंडक्टिव, यूज छूट गया, यूज इंडक्टिव मेथड इन कंटेम्प्रेरी टाइम। ये क्या कहीं सही हो सकता है? आज के जमाने में कोई प्रैग्मेटिक नहीं है और कोई इंडक्टिव मेथड यूज। इंडक्टिव मेथड यही है, इंडक्टिव मेथड पहले ऑब्जर्व कीजिए, क्लासिफाई कीजिए, कैटेगराइज कीजिए, फिर ऊपर बढ़िए, ब्रॉड बॉटम टू टॉप, मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड। तो ऐसा तो ये तो एकदम बिल्कुल आउटलैंडिशली रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये रॉन्ग हो गया। जॉन रॉल हैड यूज्ड डिडक्टिव एंड डॉगमेटिक मेथड। क्या वो डॉगमेटिक ऐसा डेरोगेटरी वर्ड आप यूज कर सकते हैं जॉन रॉल के लिए? तो ये गलत हो गया। तो अब आपको दो गलत यदि मिल गया, तो यदि हम इसमें कंफ्यूज भी हैं तो आपको दो सही तो खूब मिलेगा ही, क्योंकि दो ही गलत है, तो इसलिए इसको सही मान लीजिए और ए और बी को सही कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आर्गुमेंट्स फॉर वुमेन्स इक्वलिटी। अब ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है कि वुमेन के इक्वलिटी का क्या आर्गुमेंट है, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट आर्गुमेंट। इनफेरियरिटी ऑफ वुमेन टू मैन इज सोशियली कंस्ट्रक्टेड। ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, कोई रियलिटी नहीं है, एज नो लीगल और नेचुरल जस्टिफिकेशन। एकदम बिल्कुल सही है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी टू द कंडीशंस ऑफ वुमेन इज पैराडॉक्सिकल। ये पैराडॉक्सिकल है, आयरनिकल है। आप लिबर्टी और इक्वलिटी के लड़ते हो और वही आप अपने घर में अपने औरतों को नहीं देना चाहते हो, तो कौन सा लिबरलिज्म है? सही है। वुमेन आर नेचुरली इंफीरियर टू मेन, ऐसा ऐसा आउटलैंडिशली रॉन्ग स्टेटमेंट। ये देखिए, यही आपको हेल्प करता है, यही यूजीसी नेट को आसान बनाता है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन सेटर का जो कमजोरी है या उनके बहुत मेहनत नहीं करने की जो उनकी टेंडेंसी है, ये आपको हेल्प करता है। इसलिए गॉड से प्रे कीजिए कि वैसा ही करें। जैसे कि वुमेन आर नेचुरली इंफीरियर टू मेन, ऐसा आउटलैंडिश टाइप का रॉन्ग स्टेटमेंट लिखना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वुमेन इन इक्वलिटी सर्वाइव्ड बिकॉज इट वाज जस्टिफाइड, आउटलैंडिशली रॉन्ग। अगेन, क्या इट वाज जस्टिफिएबल? कैसे हो सकता है ये? और फेमिनिस्ट बोलेगी ऐसा, तो इसलिए ए और बी जो है हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट। फिर ये पहले से बता दिया कि भाई दो ही करेक्ट है, यहाँ भी दो 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 है, तो हमको दो इनकरेक्ट मिल जाएगा तो हम तो मान लेंगे। द डिक्लेरेशन ऑन राइट टू डेवलपमेंट वॉज एडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली 1986। अभी आपने देखा कि राइट टू डेवलपमेंट एक सॉफ्ट लॉ है जो जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है, तो चलिए ठीक है, इसको मान लीजिए। दिस इज एन इनएलिनिएबल ह्यूमन राइट, इसको मान लीजिए हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। इनएलिनिएबल ह्यूमन राइट का मतलब यह है कि ऐसा राइट जिसको छीना नहीं जा सकता है, इनएलिनिएबल। इट फाउंड नो प्लेस इन द 1993 वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अब ऐसा ये है कि नो प्लेस, ये इतना हार्ड आप सेंटेंस बोलोगे क्या कि एक पर्टिकुलर बात कर रहे हो, यदि आपको नहीं कहना था तो नो, तो इसलिए ये अपने आप में गलत है। ऐसा नो प्लेस, आप वियना डिक्लेरेशन में क्यों उसका जिक्र नहीं होगा? नो प्लेस का क्या मतलब है? In 1990, the Commission of Human Rights established a working group to monitor its progress. I don't know. अब इन दोनों में आपको चुनना है, ये दोनों मान लीजिए कि डाउटफुल हैं, तो इसमें ज्यादा ये लगता है ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, ये जनरल है, तो इन दोनों में जब भी तुलना करना हो तो ज्यादा सही जो है जनरल स्टेटमेंट को मानिए, तो ये जनरल स्टेटमेंट है। तो चलिए ठीक है, क्योंकि इनएलिनेबल में मैं इसलिए हिचक रहा हूं कि यदि ये इनएलिनेबल ह्यूमन राइट है तब तो ये राइट टू स्पीच जैसा हो गया, तब तो ये हार्ड लॉ हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट ठीक है, उतने अच्छे से तो ये लोग क्वेश्चन सेट करते नहीं है, तो ए और बी इसमें सही है। अब चलिए इसमें मैचिंग में गेम खेलते हैं। अब यहाँ पे यदि हम आए तो यहाँ देखिए, मैं जो जानता हूं कि वन डायमेंशनल मैन जो है हर्बर्ट मार्क्यूज ने लिखा है। ये वन डायमेंशनलिज्म स्टडीज इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये जो हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं मार्कस, ये भी फ्रॉम भी उसी के हैं, तो ये यहाँ मैंने डाल दिया। इसके अलावा मैं ये भी जानता हूं, और चलिए इससे देखते हैं क्या होता है, डी का वन से कुछ बात बनती है क्या? तो डी के वन, वाओ, हमारा तो काम ही बन गया, और हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कोई जानने की जरूरत नहीं है। अब आगे देख लीजिए, आप मैच कर लीजिएगा। तो ये जो टिप्स है ना, ये बहुत बार काम करता है, याद रखिएगा इसको, बहुत हेल्प करेगा आपको। मतलब एक ऑप्शन आप जानते हैं तो सब ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आप मिला लीजिएगा और रट लीजिएगा। यहाँ भी चलिए हम लोग गेम खेलते हैं। मैं जानता हूं कि नॉर्मेटिव स्कूल तो गांधी के साथ ही जुड़ सकता है इसमें से। नॉर्मेटिव मतलब क्या होता है? मॉरलिटी, वैल्यू, इथिक, क्या होना चाहिए, इस टाइप का थॉट नॉर्मेटिविज्म है। इसका उल्टा इंपेरिकल है, क्या है, क्या होना चाहिए नहीं, क्या है एक्चुअल में, वस्तु वस्तु स्थिति, इन रियलिटी व्हाट इज देयर, ये है इंपेरिसिज्म। फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, ये सब जो है इंपेरिसिज्म है। तो नॉर्मेटिव स्कूल महात्मा गांधी है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आपको पता है कि आलमंड एंड पावल ने डेवलप किया था, तो स्ट्रक्चरल स्कूल ये है। अब ये दो को देखते हैं, बी का टू, तो बी का टू में ये भी है और बी का टू में ये भी है, तो दो हो गया, हमने इससे तो मतलब कि ये खत्म कर दिया। अब सी का थ्री, तो सी का थ्री यही केवल है, तो ये इसको टिक मार लिया, बाकी आप मैच कर लीजिएगा। तो साइकोलॉजिकल स्कूल जो है लर्नर में, टेक्नोलॉजिकल स्कूल एप्टर में, ठीक है, आप इसको आगे तो बस मैच करके याद कर लीजिए। अब ये पैसेज मैंने दिया है, इसको आप गौर से पढ़ लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पोस्ट मॉडर्निज्म पे एक छोटा सा पैसेज है, 5 क्वेश्चन है, तो आपको लगेगा कि वाह ये तो बड़ा आसान है, छोटे से पैसेज है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो बाहर से पूछा गया है, ये एक बहुत गलत है। आप इस पैसेज से क्वेश्चन यदि नहीं पूछना चाहते तो फिर आपको ये पैसेज के बेसिस पे पूछने का क्या मतलब है? इस पैसेज में पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, नहीं है, ये सब काफी चीजें दी गई हैं कि इट इज नॉट सिंपली, ये कॉग्निटिव फैक्टर को केवल एक्नॉलेज नहीं करता है, ये मानता है कि नॉलेज जो है वो पावर और पॉलिटिक्स का भी फंक्शन है, मतलब कि उसमें नॉर्मेटिविज्म भी है, पॉलिटिकल पावर है, पावर और नॉलेज नॉलेज का एक्स नेक्सस को जो है पोस्ट मॉडर्निज्म देखता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट आर क्रिटिकल ऑफ क्लासिकल लिबरल एज वेल एज कंटेम्प्रेरी पॉजिटिविज्म, दोनों को ये काटता है, जो लिबरलिज्म है और जो कंटेम्प्रेरी इंपेरिसिज्म है उसको भी काटता है। ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज को बिल्कुल नकार देता है, ये नहीं मानता कि नॉलेज ऑब्जेक्टिव है, इनका मानना है कि नॉलेज सब्जेक्टिव है, जो 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 सब्जेक्ट है, जो देखने वाला है, उसके दिमाग में नॉलेज है, ये नहीं कि नॉलेज कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है जिसको जाके खोज लीजिएगा। ये साइंस के सुपेरियरिटी को भी नकारता है, मॉडर्निज्म को भी नकारता है। ये डिकंस्ट्रक्टिविज्म को मानता है, आपने देखा है पोस्ट मॉडर्निज्म वांट टू लुक एट एवरी एक्सेप्टेड और सेटल्ड आइडिया विद न्यू लेंस, कोई भी आइडिया सेटल नहीं है, सब डिस्कोर्स है, सब जो है हेजेमोनिकल वे में बनाया हुआ डिस्कोर्स आइडिया है, कोई ट्रूथ नहीं है, उसके अंदर घुसना होगा। अब यहाँ पे देखिए, इतने जानने के बाद, इस पैसेज को पढ़ने के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, ये पूछें क्या मतलब, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपको इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पैसेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो आपको पता है कि ये वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जैक्स दरिदा को आप यदि नहीं जानते कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है तो आप कुछ नहीं जानते पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, इसलिए ये जैक्स दरिदा है, बाकी नहीं है पोस्ट मॉडर्निस्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर? तो अब यहाँ पे देखिएगा तो एशले हैं, एडकिंस हैं, फको हैं, बर्टन नहीं है, तो चलिए ठीक है, डिफिकल्ट है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा एक बार कि 10-12 पोस्ट मॉडर्न थिंकर तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर विच एट्रीब्यूट ऑफ, यदि 3 पोस्ट मॉडर्निस्ट को आपको याद रखना है तो जैक्स दरिदा, माइकल फूको और लॉयटार्ड, इस 3 को तो आप कभी भूलिएगा मत पोस्ट मॉडर्निस्ट में। अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर विच एट्रीब्यूट ऑफ नॉलेज डज नॉट एग्जिस्ट? तो नॉर्मेटिव एग्जिस्ट करता है, आपने पीछे पैसेज में देखा, कॉग्निटिव एग्जिस्ट करता है, पॉलिटिकल तो है ही, ऑब्जेक्टिविटी नहीं, वो नहीं मानते कि नॉलेज ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट प्रिफर्ड, मतलब इस टर्म को वो नकारते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म है, डीकंस्ट्रक्शन भी उसका दूसरा फॉर्म है। मॉडर्निज्म को वो नकारते हैं, सब्जेक्टिविटी को एक्सेप्ट करते हैं, मॉडर्निज्म को नहीं मानते। ऑब्जेक्टिविटी, मॉडर्निज्म, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिसिज्म, मॉडर्निज्म, हिस्टोरिसिज्म, इन सबको नकारते हैं। ग्रैंड नैरेटिव, मेटा नैरेटिव नकारते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर? इनकरेक्ट, ध्यान रखिएगा। पोस्ट मॉडर्निस्ट चैलेंज द नोशन दैट नॉलेज इज इटर्नल। अब ठीक है, नॉलेज इस पर चलिए अभी रखते हैं, इटर्नल का मतलब है कि नॉलेज हमेशा से है, ये कौन नकार सकता है। नॉलेज इज लिंक टू पावर, यस वो मानते हैं। नॉलेज लीड्स टू प्रोग्रेस ऑफ वर्ड, वो नहीं मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉलेज से बड़ा कुछ प्रोग्रेस होता है। नॉलेज चूंकि खुद पावर और पॉलिटिक्स का फंक्शन है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को पावर ग्रैब करने के लिए यूज किया जाता है, नॉलेज को क्रिएट किया जाता है। नॉलेज ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इट इज अ सोशल क्रिएशन। आप नॉलेज क्रिएट करते हो, जो चाहो वो क्रिएट कर दो और लोगों को समझा दो कि यही ट्रूथ है, और उससे अपना उल्लू सीधा करो, उसी को नॉलेज बोलते हैं। याद कीजिए, ब्राह्मणिकल नॉलेज, वो नॉलेज क्रिएट की गई ब्राह्मण, क्षत्रिय और इन हायर कास्ट के बेनिफिट के लिए, वो कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं था, और उससे कोई प्रोग्रेस नहीं होता, हम पतन में भी गिर सकते हैं उस नॉलेज से। नो नॉलेज इम्पार्शियल, नॉट एट ऑल, ये एकदम बिल्कुल मानते हैं। नॉलेज इम्पार्शियल नहीं होता है, नॉलेज पार्शियल होता है। नॉलेज क्रिएट किया जाता है फॉर ए पर्पस। जैसे मार्क्स ने कहा था ना कि रूलिंग आइडिया ऑफ ए टाइम इज द आइडिया ऑफ द रूलर, मतलब जो रूलर होते हैं, राजा होते हैं, उनके आइडिया को लोग मान लेते हैं ट्रुथ। तो एक ही बच गया जो कि ये है, तो ऐसे में ये गलत है, तो इसको मान लिया जाए कि ये मानते हैं कि नॉलेज इटर्नल है। नॉलेज तो हमेशा से रहा है, चलिए ठीक है, वैसे ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। अब हम लोग आते हैं जून 2019। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है दिसंबर 2019 से भी थे, लेकिन अब क्वेश्चन की संख्या जो है कम होती जा रही है। इसका मतलब कि पहले जो है पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट से कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब ज्यादा पूछे जाते हैं, अच्छी बात है। लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत आपको ज्यादा नॉलेज देता है, क्योंकि ये सारे जो इज्म है ना, फेबियनिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, सिंडिकलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये सब आपको जानना चाहिए। फेबियनिज्म जो है वो इंग्लैंड में डेवलप हुआ था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड शायद बर्टन रसल भी इसमें थे, और बहुत लोग थे, आप चेक कर लीजिएगा, जिससे कि प्रभावित थे हमारे नेहरू जी भी। फेबियनिज्म एक टाइप ऑफ सोशल डेमोक्रेसी था, जो टिपिकल इंग्लिश था, जिसमें ग्रेजुअलिज्म, मतलब सब कुछ धीरे धीरे चेंज होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, डेमोक्रेसी हार्म नहीं होना चाहिए, लेकिन समतावादी भी होना चाहिए। तो ये पीसफुल चेंज की बात करता है। गिल्ड सोशलिज्म जो है वो एक तरह का वही कॉर्पोरेटिज्म है, मतलब हर जो आर्ट, क्राफ्ट और प्रोफेशन के लोग अपनी अपनी गिल्ड बनाते हैं, और उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो पॉलिसी मेकिंग में भाग लेते हैं, तो वो गिल्ड सोशलिज्म टाइप की बात हो जाती है। मतलब वो खुद ओन करते हैं, मतलब लेबर हैं तो वो फैक्ट्री को खुद ओन कर रहे हैं, जो जो कारपेंटर हैं तो वो कारपेंट्री वाले मिल एंड अदर्स के ओनर हैं, मतलब कि जो प्रॉपर्टी और मींस ऑफ प्रोडक्शन वो प्रोफेशनल खुद ओन करते हैं, और संपत्ति का बंटवारा एक तरह का सोशलिज्म के तौर पे होता है, तो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन है। सिंडिकलिज्म जो है वो काफी ट्रेड यूनियनिज्म जैसा होता है, सिंडिकेट, अब पता है ट्रेड यूनियंस को यदि काफी पावर दिया जाए, जो कि एक तरह का सोशलिज्म है, तो वो सिंडिकलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो फेबियनिज्म से बहुत मिलता जुलता है, वो इंग्लैंड में था, ये अदर यूरोप में, अदर पार्ट्स में है। इसमें भी पीसफुल चेंज होता है, रेडिकल चेंज नहीं होता है, इसीलिए गलत है। इन सबको जाके और भी अच्छे से गूगल पे पढ़ लीजिए ये सारे इज्म को। तो ये चौथा नंबर गलत है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विल बी पीसफुल चेंज।
Karl Marx, the founder of Marxism, formally was the citizen of which one of the following country? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए है कि नॉर्मली आप इसमें जर्मनी मार दीजिएगा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि मार्क्स जो है जर्मन सिटीजन था, लेकिन वो इंग्लैंड गया तो वहां पे एक तरह से एक्साइल में रहा। लेकिन एक्चुअली आप देखिए कि मार्क्स जब इंग्लैंड आया 1850s में कह लीजिए या 48 वेट में, पहले तो और कहीं किसी कंट्री में वो जाके शायद फ्रांस और फिर कहीं कहीं और वो गया। तो आप एक चीज को ध्यान रखिए कि उस समय में जर्मनी नाम का कोई कंट्री नहीं था। जर्मनी तो बना ही 1871 में है, जर्मनी का यूनिफिकेशन। उस समय प्रुशिया था, और प्रुशिया का वो सिटीजन था ऑफ कोर्स, लेकिन जब वो छोड़ा था तो उसकी सिटीजनशिप छीन गई थी। तो यहाँ पे देखिए कि ही रिनाउंस्ड हिज प्रूसियन सिटीजनशिप, तो वो अपने सिटीजनशिप उसने छोड़ दिया, लेकिन उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप कभी मिला नहीं। तो इसके चलते वो कहीं का सिटीजन नहीं था, ही वॉज सिटीजन ऑफ नो कंट्री। आप जान लीजिए बिना सिटीजन के ही वो मरा। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नन ऑफ द अबव है, बट इंटरेस्टिंग। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू नियो मार्क्सिज्म? आपको मैंने हमेशा कहा है कि नियो मार्क्सिज्म जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल भी उसमें आता है। नियो मार्क्सिस्ट वो हैं जो कि मार्क्सिज्म को नए तरीके से जो है देखते हैं, जैसे एनालिटिकल मार्क्सिज्म आपने कोहेन का देखा, उस टाइप की। तो इसमें जुर्गन हैबरमास हैं, फ्रॉम हैं, मार्कस हैं, ये सब फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं। लेकिन रोजा लग्जमबर्ग जो है वो टिपिकल मार्क्सिस्ट है, नॉट नियो मार्क्सिस्ट, वो मार्क्सिस्ट है। फेमिनिस्ट आर्गू दैट वुमेन वैल्यू आर बेस्ड प्राइमरली ऑन, फेमिनिज्म के से दूसरा क्वेश्चन ये है। अब फेमिनिस्ट जो कहती हैं कि वुमेन का जो समाज में वैल्यू आंका जाता है, क्या वो रिलीजियस लॉस आंका जाता है? नहीं। क्या वो प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल जो करती हैं, माता का, बहन का, होम मेकर का, बच्चे पालना, उससे किया जाता है? यस, यही तो किया जाता है। आपका जो सोशल जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो सोशल रोल वुमेन का है, उसी से उसकी वैल्यू तौली जाती है कि वो नेशनल इनकम में उसका रोल नहीं है, वो कमाती नहीं है, उसका काम जो है केयर करना है, उसका काम सर्विस देना है, उसका काम घर संभालना है, बच्चे पैदा करना, बच्चा पालना है, घर की देखभाल करनी है। मर्दों के लिए जो है वो बाहर जाते हैं तो उसका सुख सुविधा का ध्यान रखना, लाइक दैट। तो प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल। अब यहाँ देखिए बायोलॉजी एंड प्रिस्क्राइब्ड, नो, बायोलॉजी से गाइडेड नहीं होता है, इसलिए बायोलॉजी आएगा तो काट दीजिए। फेमिनिस्ट नहीं मानते कि बायोलॉजी से गाइडेड होता है, बायोलॉजी से गाइडेड नहीं होता है, प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल से ही होता है। The immigrating ethnic cultural group which never get opportunity to become citizen under multiculturalism, इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए अमेरिका जाते हैं एशिया के लोग, और वो पूरे जीवन भर वहां रहते हैं, लेकिन ना उनको सिटीजनशिप नहीं दिया था, वैसे ही मर जाते हैं। ऐसा तो होता ही है, क्या वहाँ सिटीजनशिप दिया जा रहा है? लोग वहां मर ही रहे हैं। वहां पे जो है कितने 100 साल की या कितने की वो जो है ग्रीन कार्ड की वहां पे लाइन लगी हुई है। तो ऐसे में उन लोगों को क्या कहा जाता है जो इमिग्रेंट हैं और कभी सिटीजन नहीं बन पाते उस कंट्री की जहां वो जाते हैं? अब ये डिफिकल्ट इसलिए है कि यदि आप ये टर्म नहीं जानते हैं तो आप नहीं जानते हैं। इसको जो है मेटिक्स कहा जाता है, और मेटिक्स जो वर्ड है एंशियंट ग्रीक में, जब अरिस्टोटल और प्लेटो थे उस टाइम में मेटिक्स वर्ड था, जो एलियन को कहा जाता था। ऐसे लोग जो एथेंस में आते थे और वो पैसे दे करके वहाँ टैक्स देते थे, और वो रहने का उनको फैसिलिटी था, उनको कुछ लिमिटेड सुविधा मिलती थी, लेकिन उनको सिटीजन कभी नहीं माना जाता था। और एथेंस में सिटीजन होना बहुत गर्व की बात थी, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट जो है रूल में भाग लेते थे, डेलिब्रेशन में, पॉलिसी बनाने में, खुद वो रूलर भी बन सकते थे सिटीजन। और आपको याद होना चाहिए कि एथेनियन डेमोक्रेसी में एलियन सिटीजन नहीं थे, जो स्लेव थे सिटीजन नहीं थे, वोमेन सिटीजन नहीं थे, और जो ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जिसको कि आप सर्वहारा वर्क कह सकते हैं, गरीब लोग, लेबर क्लास, वो भी सिटीजन नहीं थे। बहुत कम लोगों को सिटीजनशिप थी। तो इनको मेटिक्स कहा जाता है, याद कर लीजिए। हु रोट द बुक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट? अब ये तो इतना आसान क्वेश्चन है। यदि आप मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ेंगे जो सिलेबस में, तो एक बुक जो आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी वो है विल कैमेलिका का यही मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। अब यहाँ आप याद रखिए कि वीकू पारक ने भी एक बुक लिखा है, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल थ्योरी। याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये पूछा जाता है। बीएस टर्नर वही आपको मिल गया जो प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप देते हैं, और टीएच मार्शल जो सिटीजनशिप के पिता हैं। अब ये मैच में चलिए हम लोग जो है गेम खेलते हैं। जैसे अब मुझे ये पता है कि नॉलेज और पावर का जो घालमेल है पोस्ट मॉडर्निज्म में, ये माइकल फूको ने कहा है। तो डी का 1 है, तो डी का 1, वाह, मेरा तो काम ही बन गया। अब मुझे और कुछ जानना ही नहीं है, बाकी देख लीजिए, बाकी याद कर लीजिए। ये मुझे वैसे पता ये भी है कि कोलैप्स ऑफ ग्रैंड नैरेटिव, इसको मेटा नैरेटिव बोलते हैं, लॉयटार्ड ने दिया है।
तो बाकी को याद कर लीजिए। डीकंस्ट्रक्टिज्म आपको पता है कि जैक्स दरिदा इससे जुड़े हुए हैं। माइकल फोकल जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहलाते हैं। और लेट कैपिटलिज्म एक ही बच गया, ये फेडरिक जेम्सन, याद कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू पोस्ट मॉडर्निज्म। फिर दूसरा क्वेश्चन पोस्ट मॉडर्निज्म से, प्राइमेसी ऑफ कंजम्पशन इंस्टीड ऑफ नॉलेज। अब ये बड़ा एक अजीब सा वर्ड है, आपको लगेगा कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब कि नॉलेज से ज्यादा बड़ा चीज है कि प्रैक्टिकली आपको चीजों को सुलझाना, मतलब जो लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ना कि अपने आप में नॉलेज। क्योंकि नॉलेज तो क्रिएटेड है, वो तो एक सोशल क्रिएशन है, उसको लेने से कोई फायदा आपको नहीं होगा, उसको आप खा पी नहीं सकते हो। तो ठीक है, मतलब एक अजीब सा है लेकिन ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टोटलिटी, तो ये तो डीकंस्ट्रक्टिविज्म है, तो ये तो चलिए होगा ही। इनकरेक्ट है इसलिए अभी तक कोई इनकरेक्ट मिला नहीं है। कॉमनलिटी टू ग्रेटनेस, यही तो है ना कि ग्रैंड नैरेटिव, कुछ भी ग्रेट नहीं है, सभी ग्रेट को कॉमन बना देना, ग्रेट हिस्टोरी, ग्रेट स्टोरी को कॉमन स्टोरी बना देना, ग्रेट पीपुल को कॉमन पीपुल बना देना, ग्रेट आइडिया को कॉमन आइडिया बना देना, यही है। हिस्टोरिकल टेंडेंसी नहीं है, इसके अगेंस्ट में हिस्टोरिसिज्म जो है ना, मतलब एक तरह का हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म की हिस्ट्री ही बताता है हमको कि कैसे होना चाहिए। हिस्ट्री एक लेबोरेटरी है आइडिया का, ऐसे हुआ है तो ऐसे होगा। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्यों नकारते हैं? उनका तो कहना है कि हिस्ट्री खुद सोशल क्रिएशन है, हिस्ट्री कोई एक्चुअल नहीं है। हिस्ट्री कौन बनाता है? जो राजा होता है, जो रूल करता है, वो हिस्ट्री क्रिएट करता है, और वो उस ढंग से हिस्ट्री क्रिएट करता है कि आने वाला समय उसको उसी ढंग से देखे, उस काल को जैसा वो राजा चाहता है। इसलिए आपको हिस्ट्री पे पूरी तरह बिलीव नहीं करना चाहिए। तो हिस्टोरिकल टेंडेंसी पे पोस्ट मॉडर्निस्ट बिलीव नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअर आर पुअर नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे डू नॉट हैव बट बिकॉज ऑफ व्हाट दे कैन नॉट डू। अब देखिए ये क्या कहता है कि जो गरीब इसलिए गरीब नहीं है कि उनको कोई चीज नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, रिसोर्सेज नहीं, गरीब इसलिए है कि वो कुछ काम नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं, मतलब इनकैपेबिलिटी। उनको यदि कैपेबिलिटी बढ़ा दोगे ना, और कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाओगे? उनको शिक्षा दो, उनको गुड हेल्थ मुहैया कराओ, उनको एक्सेस टू रिसोर्सेज दो, तो वो जो है बहुत चीज कर सकते हैं, वो गरीब नहीं रहेंगे। तो ये कैपेबिलिटी अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट है, और ये देने वाले अपने प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। और इसके साथ में मार्था नॉसबॉम को भी याद कीजिए, जो अमर्त्य सेन के साथ मिलकर कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट देते हैं। New democracy as hegemony of the workers, peasants and other marginalized section of the society is associated with which of the following। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि यदि आप इस लाइन को पढ़ेंगे कि वर्कर, पीजेंट और जो दबे कुचले सर्वहारा वर्ग की बात जो करता है डेमोक्रेसी में, वो सब अल्टर्न डेमोक्रेसी है, सब अल्टर्न। ये एक बहुत नया वर्ड है, नियो मार्क्सिज्म भी इसको अपनाता है, फ्रैंकफर्ट स्कूल भी अपनाता है, बहुत सारे सोशल थिंकर या सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो भी अपनाते हैं कि उनके नजरिए से सब कुछ होना चाहिए डेमोक्रेसी में, सर्वहारा वर्ग के। तो सबअल्टर्न स्कूल है ये। अब हम लोग आते हैं दिसंबर 2018 साइकिल पे। अब क्वेश्चन और कम से कम होते चले जाएंगे। अब ये रीजन एजर्सन का क्वेश्चन है, एक बार मैंने दिया है, आगे फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन होता है कि दोनों एजर्सन और रीजन सही हैं, और रीजन जो है एजर्सन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। इसमें दोनों सही तो हैं लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उसके बाद तो सिंपल है, ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। अब यहां देखिए एजर्सन है जो एक स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, कार्लाइल, कार्लाइल, ओके प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए, कार्लाइल called Bentham's utilitarian doctrine as pig philosophy। अब ये जो आपको ये पता भी होने की जरूरत नहीं है कि कार्लाइल ने कहा है, वैसे कार्लाइल वही हैं जिन्होंने कहा था कि कंटिनेंटल न्यूसेंस है ब्यूरोक्रेसी। ये एक बहुत और उठपटांग क्वेश्चन आता है, याद करिए, वो भी कार्लाइल ने ही कहा था। वो एक तरह के सैटरिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे, क्रिटिक थे, बहुत बहुत चीजें थे वो। तो वो इंग्लैंड के थे। उन्होंने बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को पिग फिलॉसफी का। आपको ये जानने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यही चीज जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि इट इज बेटर टू बी ए पिग सेटिस्फाइड देन ए ह्यूमन डिससेटिस्फाइड। क्योंकि ये जो है केवल प्लेजर पेन को देखता है, चाहे वो प्लेजर आपको मतलब वाइन पी के आए, मूवी देख के आए, या किसी को बुली करके आए, प्लेजर, आपको प्लेजर लेना है। तो ये तो पिग सेटिस्फेक्शन हो गया ना, पिग फिलॉसफी हो गया, कि आपको ये चिंता ही नहीं है कि वो
जो हमको प्लेजर मिल रहा है वो दूसरे को कष्ट पहुंचा के मिल रहा है कि अच्छे तरीके से मिल रहा है, हम कोई वर्थ वाइल जॉब करके प्लेजर ले रहे हैं कि कुछ भी करके प्लेजर ले रहे हैं। तो ये पीक फिलॉसफी है। एंड टू हिम हैप्पीनेस इज मच मोर देन प्लेजर। सेम थिंग जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी कहा कि हैप्पीनेस जैसे हम और आप अभी कर रहे हैं, ये प्लेजर जो है, और यदि आप मान लीजिए कि जस्ट आप समझिए कि आप डॉग फाइट देख रहे हैं या मुर्गे की लड़ाई देख रहे हैं और उसको देख के खुश हो रहे हैं, तो दोनों प्लेजर में फर्क तो होना चाहिए ना। एक वर्थ वाइल काम कर रहे हैं आप, उससे भी आपको खुशी मिल रही है, और एक आप जस्ट मतलब ऐसे ही सेंसुअल प्लेजर लेने के लिए कर रहे हैं, उससे भी खुशी मिल रही है प्लेजर। तो क्या प्लेजर हैप्पीनेस में फर्क नहीं है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये कहा, हायर प्लेजर लोअर प्लेजर नहीं होता है क्या? वो पिग की तरह हमें सेटिस्फाई होना है, या सॉक्रेट्स डिससेटिस्फाई जैसा होता है वैसा डिससेटिस्फाई होना बेहतर है? तो ये जो कार्ले कहे चाहे जॉन स्टुअर्ट मिल कहे, ये दोनों ही बातें सही है, और एक तरह से ये एक्सप्लेन करता है। तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि ये सेटर कभी समझ नहीं पाए हैं कि ये रीजन कैसे एजर्सन को एक्सप्लेन कर सकता है, ये लोग कोई समझ नहीं पाए, इसलिए आपको लगभग ये एक्सप्लेन करता है तो इसको ए मान लीजिए बस, बेटर रहेंगे आप। Which of the following factors are responsible for the decline of political theory? अब याद कीजिए 1950s में डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हो जाता है। उस डिमाइस को कहने का मतलब ये होता है कि नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का डिमाइस माना जाता है ऑन द वेव ऑफ बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, जिसका दो बेसिस था, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड इंपेरिसिज्म। तो उस बहाव में लोग ये कहने लगे कि पॉलिटिकल थ्योरी तो मर गया, लेकिन बाद में जॉन रॉल ने 1970 में एक ऐसा नॉर्मेटिव थ्योरी लेकर के आए कि फिर से वो जिंदा हो गया। तो इसके डिक्लाइन का क्या कारण था ये पूछा जा रहा है। हिस्ट्रोसिज्म, हिस्टीरियोसिज्म होगा ही, क्योंकि हिस्ट्री भी एक तरह का नॉर्मेटिव टाइप ऑफ थॉट हो जाता है, डिटर्मिनिज्म हो जाता है। पॉजिटिविज्म तो आया ही था, वो भी उसका एक कॉज था कि पॉजिटिविज्म काटता था नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को, मोरल रिलेटिविज्म काटता था, क्योंकि जो ग्रैंड थ्योरी बनी है उसमें यूनिवर्सल मोरल थ्योरी लिया जाता था कि पूरे दुनिया में हर कल्चर में वो थ्योरी चलेगा, वैसा ग्रैंड थ्योरी को काट दिया गया। और हाइपर फैक्चुअलिज्म जो है वो बिहेवियरलिज्म के आने के बाद आई, जिसको कि डेविड स्टन ने उठाया ये कहते हुए कि भाई आपने नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को मारते मारते आपने पॉलिटिकल थ्योरी को केवल फैक्ट का जखीरा बना दिया। केवल फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है। एक रिसर्चर केवल फैक्ट जुटा रहा है, पता नहीं क्यों जुटा रहा है, और उतने फैक्ट से क्या निकलेगा और उससे हमारा समाज का क्या भला होगा। ये हाइपर फैक्चुअलिज्म है जो डेविड स्टन ने इसको काटा। तो ये सभी जो है वो डिक्लाइन का पॉलिटिकल थ्योरी का कारण बने। क्वेश्चन मीडियम टाइप का है, और यहाँ पे आप याद रखिए कि हिस्टोरिसिज्म जो है कैसे काटता है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का। कार्ल पॉपर जो कि बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के एक पिता जैसे थे, उन्होंने एक बुक लिखा था पोवर्टी ऑफ हिस्टीरोसिज्म। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हिस्टोरिसिज्म को इंपेरिसिज्म कंडेम करते थे। अब हम लोग लास्ट आते हैं जून 2018 साइकिल पे। इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम जुलाई 2018 में हुआ था। ये 5वां साइकिल हम लोग देख रहे हैं। Which of the following statement is not correct? Traditional political theory is prescriptive and normative. सही है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी तो वही था, प्लेटो एरिस्टोटल वाला। प्रिस्क्रिप्टिव था, नॉर्मेटिव था, क्या होना चाहिए। बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी कंसर्न विथ यूनिफॉर्मिटी एंड रेगुलरिटी। सही है। बिहेवियरलिज्म क्या था? फैक्चुअल, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, पैटर्न ढूंढना, इंडक्टिव मेथड, उसमें यूनिफॉर्मिटी और रेगुलरिटी और डिफरेंस यही तो ढूंढना था। पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इज टाइड टू एक्शन एंड रिलीवेंसी। सही है। एक्शन रिलीवेंसी, इसको याद कर लीजिए, यही पोस्ट बिहेवियरलिज्म था। ये भी याद कर लीजिए कि डेविड स्टन जो है वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म के भी पिता है। उन्होंने 7 क्रीडो ऑफ रिलीवेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म दिया था, और 8 फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरलिज्म भी दिया था डेविड स्टन ने। पोस्ट बिहेवियरलिज्म पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट होलिस्टिक। अब यहाँ आके ये गलत हो गए हैं, ये होलिस्टिक मानता है अपने को, क्योंकि ये जो है नॉर्मेटिविज्म को भी लेता है और इंपेरिसिज्म को भी लेता है, इसलिए ये होलिस्टिक हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंशंस, मतलब कि डिक्लेरेशन या थॉट ऑफ इशिया बर्लिन। इशिया बर्लिन वही जो पॉजिटिव एंड निगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं। ये जो है एक तरह का पॉलिटिकल थिंकर भी बहुत बड़े थे, और उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के रिसर्जेंस पे भी बहुत सारी बातें कही थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी के रिसर्जेंस पे। उसमें क्या सही नहीं है, इसको हम लोग कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे सब क्वेश्चन को।
पॉलिटिक्स एग्जिस्ट इन सोसाइटी वेयर एंड्स कोलाइड। बेसिकली ना इसे बर्लिन एक बहुत बड़े वैल्यू प्लूरलिस्ट थिंकर थे। वैल्यू प्लूरलिज्म का क्या मतलब होता है? उनका ये कहना था कि समाज में 50 तरह के गोल को लोग जो है प्रेफरेंस मानते हैं। अब जैसे इंडिया में ये अभी कहना गलत है कि हम एक ही तरीके से देखेंगे कि यही मोरल है, यही इथिकल है, यही अच्छा है। एक ग्रुप एक्स मान सकता है कि लाइफ को ऐसे जीना है, दूसरा ग्रुप ऐसे मान सकता है, हजारों ऐसे हो सकते हैं। और सभी जो गोल हैं, एंड हैं कि ये अच्छा है, लाइफ ऐसे जीना चाहिए, वो इरिकॉन्सिलेबल है। मतलब कि वो कॉन्साइल नहीं हो सकते हैं। सबको एक साथ को एग्जिस्ट केवल करना है और आपको टॉलरेट करना है। एक साथ ही जो है कोई बीफ खा रहा है उसको भी आपको टॉलरेट करना है, एक साइड में जो नहीं खा रहा है जिसको उससे घृणा होती है उसको भी आपको टॉलरेट करना है। दोनों एक साथ जो है वो हंसी खुशी रह सकते हैं। ये वैल्यू प्लुरलिज्म है। इन ए लिबरल ऑर्डर पॉलिटिकल थ्योरी कैन नेवर सी इट्स एंड। सही है। इन लिबरल ऑर्डर में ना कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी आप ये नहीं बनाएगा कि बीफ खाना गलत है, अब जो बीफ खा रहा है उसके पीछे लाठी भाला लेके दौड़ जाइए, ये नहीं है। दिस इज नॉट प्लुरलिज्म, दिस इज नॉट लिबरल ऑर्डर। आप टॉलरेट कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए कि उनके लिए वो सही है, आपके लिए ये सही है, हंसी खुशी रहिए। दिस इज प्लुरलिज्म। तो ये इनका मानना था। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉजिंग डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी शुड बी लेड ऑन रैंक एम्पिरिसिस्ट हु हैव डिस्प्लेस क्लासिकल ट्रेडिशन। ये भी इसे बर्लिन मानते थे कि ये जो एम्पिरिसिस्ट ने बहुत बुरा किया है, इन्होंने बिल्कुल हमारे नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को जो डस्टबिन में फेंकने का काम किया। जबकि पॉलिटिकल थ्योरी तो नॉर्मेटिव ही होगा, क्योंकि समाज में क्या होना चाहिए ये जब तक थिंकर नहीं सोचेगा। जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि पॉलिटिकल फिलॉसफी केवल ये नहीं पता करता है कि समाज में क्या बुराई है, वो चेंज भी करने की कोशिश करता है समाज को, वो थ्योरी है। Political theory shall continue to exist as a result of inquisitive and rational inquiry of man। अच्छी बात है, पॉलिटिकल थ्योरी का ये काम है। तो ये सब कॉमन सेंस से आप और थोड़ा बहुत यदि एशिया बर्लिन के बारे में जानते हो तो आप बोलेंगे ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये देखिए कितना आउटलैंडिश है। ही इज स्केप्टिकल अबाउट रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एशिया बर्लिन बोलेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी कभी रिसर्च ही नहीं होगा, जबकि इतनी अच्छी अच्छी बातें वो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कह रहा है। अचानक जो है वो कहने लगा कि हमको तो कोई आशा ही नहीं है पॉलिटिकल थ्योरी कभी भी ऊपर उठ के खड़ा होगा। तो ये बिल्कुल बकवास टाइप का सेंटेंस है और आपका काम आसान कर दिया है इस सेटर ने ये कह के। तो एक ही चूंकि हमको गलत खोजना है तो ये हमको गलत मिल गया, क्योंकि ये आउटलैंडिशली जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो बाकी में यदि हम कंफ्यूज भी हैं तो यहाँ आते आते हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोपोनेंट ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म। ये शायद मैंने पहले भी दिया होगा लेकिन आप पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए। इसमें आपको 4 कम्युनिटेरियन थिंकर जो है, लिबरल कम्युनिटेरियन थिंकर, उसका याद रखना है। इसमें 3 यहाँ दिए गए हैं, एलिस्टेयर मैकलिंटायर, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर एंड चार्ल्स टेलर, जो यहाँ पे नहीं है। जो फेडरिक हयाक हैं ये तो एक कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट थिंकर रहे हैं, थैचर के गुरु जैसे, तो इसको यहाँ पे ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसको चलिए हम लोग कॉमन सेंस से करते हैं, इतना ज्यादा हम लोग ने डेमोक्रेसी पढ़ा है। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स पॉलिटिकल इक्वलिटी। सही है। बिना पॉलिटिकल इक्वलिटी के, जिसको बोलते हैं ना कि वन वोट वन पर्सन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, कैसे डेमोक्रेसी होगी? ऑल सिटीजन मस्ट बी इंटाइटल्ड टू स्टैंड फॉर इलेक्शन रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, कलर। पॉलिटिकल ऑफिस के लिए इक्वलिटी चाहिए, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये भी सही है। ऑल सिटीजन मस्ट पोजेज ए वोट। ये बड़ा मुश्किल है ये कहना। क्या आपको पता है स्विट्जरलैंड एक कितना फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, उसमें 1971 तक औरतों को जो है नहीं था, तो क्या वो डेमोक्रेसी नहीं थी? कई जगह डेमोक्रेसी में जो है वोट बहुत बाद में दिए गए हैं। तो ये मेरे अनुसार से ये डाउटफुल है, लेकिन इस ऑफिशियल क्वेश्चन में ये सही है। अब ठीक है, पॉलिटिकल इक्वलिटी मींस वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये तो है ही। तो इसमें ऑफिशियल आंसर इसका सारा है, लेकिन यदि मुझे चूज करने दिया था तो मैं इसको नहीं चूज करता और इसका आंसर होता ए, बी और डी, जो यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं है और आपको मान के चलना पड़ेगा कि भाई जो सेटर बोल रहा है वही सही है। अब यहाँ पे हम लोग फिर गेम खेलते हैं। यहाँ अमृत्य सेन का मुझे पता है कि उन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस लिखा था, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल का था, उसका एक तरह का रिप्लाई था। तो सी के 2 से कोई बात बनती है क्या? अनफॉर्चुनेटली सारे में सी का 2 है, तो कुछ भी नहीं फायदा हुआ। अब हम दूसरा आते हैं। ये जो सुजान मोलर ओकिन है, इन्होंने रॉल्स के थ्योरी को रिफॉर्मुलेट किया था फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस से। तो इन्होंने जस्टिस, जेंडर, फैमिली ये लिखा है, ये मुझे पता है। तो बी के 3 पे देखते हैं क्या होता है। सी का 2, बी का 3। तो इससे भी बात इतनी ही बनी कि 50-50 मैंने डिस्प्लेस किया, तो ये टफ क्वेश्चन हो गया।
अब मुझे जानना ही पड़ेगा ब्रायन बेरी एंड टॉम कॉम्बेल का। तो चलिए ठीक है, मुझे यदि मान लीजिए पता है या गेस करते हैं कि ब्रायन बेरी ने लिखा है लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस ए का 4, तो ये होगा, तब टॉम कॉम्बेल जो है जस्टिस, और यही सही भी है। तो डिफिकल्ट इसलिए ये हो गया क्योंकि इसमें गेम बहुत ज्यादा चला नहीं आपका, आपको 50-50 तक ही हो पाया। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ आइडियोलॉजी। हमने आपको आइडियोलॉजी पढ़ाया है। आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल फिलॉसफी, इन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। आइडियोलॉजी जो है उसका रीजन से शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब वो ना सर्कुलर रीजन देता है। कोई भी आइडियोलॉजी निकलता पॉलिटिकल फिलॉसफी से है, पॉलिटिकल थ्योरी से है, लेकिन वो अपना एक पर्टिकुलर एजेंडा लेके चलता है। वो एक पर्टिकुलर पावर और इंटरेस्ट का गेम होता है। आइडियोलॉजी एक तरह का वही जो हेजमनी है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट है। तो वो बनाता है, चूंकि वो बनाया हुआ खिचड़ी पकाया हुआ चीज है, तो उसमें आप बहुत ज्यादा लॉजिक ढूंढोगे ना, रीजन ढूंढोगे, एक जगह जाके के आप अटक जाओगे। और फिर जो आइडियोलॉजी को मानने वाला है बोलेगा ये दिमाग सेट करो और मान लो कि ये सही है, दिस इज आइडियोलॉजी। तो अब यहां देखिएगा तो एक पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम है, ठीक है एन एक्शन ओरिएंटेड सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडिया है, ये भी सही है। इसमें एक्शन ओरिएंटेड सेट ऑफ कुछ करना है, जैसे फासिज्म एक पॉलिटिकल थ्योरी भी था, आइडियोलॉजी भी था। मार्क्सिज्म एक थ्योरी भी है और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी है। दोनों में फर्क ये है कि वो आइडियोलॉजी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसीलिए मार्क्स खुद बोला था कि मैं मार्क्सिस्ट नहीं हूं। द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर सोशल क्लास और सोशल ग्रुप, द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर सोशल क्लास और सोशल ग्रुप, ये भी सही है। द पॉलिटिकल आइडियाज दैट डू नॉट, अब यहां ये गड़बड़ हो गया, डू नॉट इम्बॉडी, दे डू इम्बॉडी और आर्टिकुलेट क्लास और सोशल इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट और पावर का फंक्शन ही होता है, इसलिए डू नॉट वर्ड गलत हो जाएगा। चूंकि एक ही आपको नॉट चुनना है तो ये हो गया। तो ये तीनों को जो है आप फिर से पढ़ लीजिए, यही आइडियोलॉजी है। अब यदि स्टूडेंट जो हमेशा करते हैं कि कुछ एनालाइज यदि करें, तो देखिए 49 क्वेश्चन आपको 5 साइकिल में है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, और खास करके शुरू वाले जो साइकिल उसमें क्वेश्चन भरे हुए हैं। और यही कोर है, ये है वो जो आप समझ करके आगे लाइफ में बढ़ते हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है आपने। तो इसीलिए इस पे बहुत फोकस कीजिए, ठीक से पढ़िए। मेरे सारे वीडियो जो कॉन्सेप्चुअल हैं देखिए। इकोलॉजी पे मैंने नहीं बनाया है, उसको और कहीं से पढ़ लीजिए, मैं टाइम मिला तो मैं फिर बनाऊंगा। और जितने भी जो कॉन्सेप्ट है, नॉर्मेटिव जस्टिस, इक्वलिटी, ये राइट्स, ये सब को जो है एकदम ठीक से समझिए, और कैसे सब एक दूसरे से टकराते हैं वो भी समझिए। लिबर्टी इक्वलिटी तो इतना टकराता है, और उस पे जो थिंकर्स हैं, जैसे लिबर्टी का ध्यान आते ही इसे आप बर्लिन के बारे में सब जानिए। इक्वलिटी जो है इगैलिटेरियनिज्म, लक इगैलिटेरियनिज्म, और जस्टिस आते ही रॉल, नॉजिक, ये सब बहुत चीजें ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। अब इसमें इजी देखिएगा तो करीब 40% क्वेश्चन इजी है, मीडियम 33% है, डिफिकल्ट ओनली 28% है। तो इजी टू मीडियम को सॉल्व करके ही आप जो है 70% ला सकते हैं, जिससे आपका काम बन जाएगा। जो ऑर्बिट क्वेश्चन है उसमें आप नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बी कॉन्फिडेंट, खूब जम के पढ़ाई कीजिए। और जल्द ही जो है फिर नया एक चौथा थीम लेकर के आएंगे, परहैप्स वो होगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मे बी 1-2 दिनों के अंदर। ओके, सी यू, बाय।